हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जहां पर आप अपना कम से कम समय में रिवीजन और मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस सीरीज़ का भाग 28वां है। इसके 27 भाग आ चुके हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में आपका हिंदी विषय है, तो आप यहाँ पे अपना रिवीजन और मूल्यांकन कर सकते हैं। आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे अपना रिवीजन और मूल्यांकन कर पा रहे हैं या कर पाएंगे, या पिछली वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्धान, केंद्रीकरण, रसायन, कैलाश। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा, ये है विकल्प डी, कैलाश। कैलाश दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें आता है कौन सा? दंत्य वाला सा इसमें आता है। बाकी कल हमने एक दो जो देखे थे शब्द, जैसे कि था प्रामाणिक। प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा जो बार बार पूछे जाने वाले हैं, सन्यासी, इसके अलावा उज्ज्वल, प्रज्वलित, ये कुछ जो शब्द हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। वर्तनी मैंने आपको बता रहा हूँ कि बार बार जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपकी वर्तनी शुद्ध होने के चांसेस कमी हैं। तो अगर आपको इसको सुधारना है तो आप बार बार इनको लिखने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प हैं 343 से 351 तक, 443 से 451 तक, 341 से 351 तक, 340 से 353 तक। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का या प्रावधानों का उल्लेख है, ये है दोस्तों कौन सा? विकल्प ए, 343 से 351 तक। और अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग हो जाता है 17, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि राजभाषा संबंधी प्रावधान कौन से भाग में है, तो भाग 17। अनुच्छेद आपके सामने हैं 343 से लेकर 351 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरयूर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? विकल्प हैं सरयूधन उर्मी। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ये सारे के सारे सरयूधन उर्मी हैं, तो आपको देखकर ही यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सरयू शब्द का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सरयूधन उर्मी, ठीक है। उर्मी का मतलब होता है लहर, और यहाँ पे हो रही है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? अगर आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ यहाँ पे हो रहा है। बाकी एक बार आप दीर्घ संधि को भी पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे यू पे बड़ी ऊ है और उर्मी का हो गया, तो दोनों मिलकर हो जा रहा है क्या? बड़ा ऊ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये नहीं होगा इन पे। तो आपको ये नोट करके रखना है कि सरयूधन उर्मी में जो है उर्मी बड़ी ऊ की मात्रा है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता शब्द में मूल शब्द कौन सा है? स्वतंत्र, स्वतंत्रता। तो आपको स्वतंत्रता में बताना है कि मूल शब्द कौन सा है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी, तंत्र यहाँ पे मूल शब्द है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा तंत्र है मूल शब्द। इसके आगे लगा हुआ जो है ये है उपसर्ग, और ता इसमें है दोस्तों क्या? प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तंत्र मूल शब्द। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न तत्सम तद्भव युग्मों में सुमेलित नहीं है, ठीक है। उल्लूक का उल्लू, उल्लूखन का उखली, कास का खास, कोटि का करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा विकल्प सी, कास का खास नहीं होता, जबकि कास का होता है खांसी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि कास का क्या होता है? खांसी हो जाता है तत्सम, ठीक है। इसके अलावा कोटि का करोड़ होता है, उल्लूखन का ओखली होता है, और उल्लूक का उल्लू होता है तद्भव शब्द। ये ध्यान रखेंगे, कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, छायादार किन दो भाषाओं से मिलकर बना संकर शब्द है? हिंदी फारसी, संस्कृत फारसी, अरबी फारसी, फारसी अरबी। तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों, जो छायादार शब्द है ये है किसका? संस्कृत और फारसी भाषा के शब्द हैं। यानी कि जो छाया है, छाया ये है आपका संस्कृत, और फारसी हो गया आपका दार। जो दार है ये फारसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार पूछा जाता है रेल गाड़ी। तो रेलगाड़ी ध्यान रखेंगे दोस्तों किसका है? अंग्रेजी
प्लस हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषाओं से अंग्रेजी और हिंदी भाषा से मिलकर बना हुआ संकर शब्द है रेलगाड़ी। और अभी ये यूकेपीएससी ने अपने एक पेपर में पूछा भी था। अगला प्रश्न, निम्न पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी, विद्वान का विद्वानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, विद्वान का विद्वानी नहीं होता, जबकि विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आप हल्के में मत लीजिएगा और पढ़ते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए। नेता का होता है स्त्रीलिंग नेत्री, महान का होगा महती, साधु का साध्वी और विद्वान का विदुषी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन करा पाएँ, और अगर जल्द से जल्दी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं तो हम जल्द से जल्दी बताने का प्रयास भी करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, निम्न विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। कृपण का कंजूस, उद्धत का विनीत, परुष का कोमल, बर्बर का सभ्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर करिए। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं होगा ये है ए, कृपण का कंजूस नहीं होता। कृपण का कंजूस एक प्रकार से समानार्थी हो जाता है, और कृपण का हो जाता है दोस्तों उदार या फिर दानी हम बोल सकते हैं। ठीक है, कृपण का मतलब हो गया जो कंजूस है, और इसका विलोम हो जाएगा उदार यानी कि दान करने वाला दानी, इसका विलोम हो जाएगा। उद्धत का विनीत होता है, परुष का कोमल होता है, बर्बर का सभ्य होता है। कई बार पूछे गए ये शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में यम का पर्यायवाची नहीं है। सूर्यपुत्र, धर्मराज, नरनाहा, कीनास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इसको हर कोई आसानी से नहीं कर पाएगा। यम का यहाँ पे दोस्तों जो पर्यायवाची नहीं है ये हो जाएगा विकल्प सी, नरनाहा। ठीक है, जो नरनाहा है ये किसका है, ये है राजा का। ठीक है, किसका है, राजा का। इसके अलावा राजा के अन्य जो आते हैं भूपाल, इसके अलावा नरपाल, ये सारे पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र हो गया। इसके अलावा निरप, ये भी राजा के पर्यायवाची हैं। तो ये आप देखिए कौन कौन से हैं, राजा, भूपाल, नरपाल, नरेंद्र, निरप, इसके अलावा नरेश। ठीक है, नरेश हो गया। इसके अलावा एक और है जो बार बार पूछा जाता है महीप। तो कुछ राजा के पर्यायवाची जैसे कि नरनाहा, राजा, नरेश, महीप, भूपाल, नरपाल, नरेंद्र, निरप, ये हो गए किसके, राजा के। बाकी यम के सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास, और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कृतांत, इसके अलावा है अंतक। अंतक ये भी किसका है, यमराज, यम का है। ठीक है, इसके अलावा जीवितेश, क्या है, जीवितेश। ये कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं यम के, ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंजलि द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में वाच्य का प्रकार कौन सा है। अंजलि द्वारा पुस्तक पढ़ी गई वाक्य में वाच्य का प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, या फिर भाववाच्य, या फिर डी, कौन सा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी वाक्य में अगर कर्ता के प्रधानता है, यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे हम कर्तृवाच्य करते हैं। कर्म का प्रधानता है तो वहाँ पे हम कर्मवाच्य करते हैं। अगर किसी वाक्य से भाव पैदा हो रहा है तो वहाँ पे भाववाच्य करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो अंजलि द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस किया गया है ये कर्म पे किया गया है, पुस्तक पे। ठीक है, अगर यहाँ पे पुस्तक की जगह खेल हो जाता तो यहाँ पे क्रिया प्रवर्तित हो जाती। ठीक है, क्या हो जाता, फिर अंजलि द्वारा खेल खेला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कर्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। और वैसे भी जब ये द्वारा आ जाए तो द्वारा कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिए। अगर द्वारा आ गया तो वहाँ पे कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको फिर फोकस करना है कि कर्म की प्रधानता है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिन्मय भोजन करके सो गया रेखांकित में क्रिया का भेद कौन सा है। भोजन करके यहाँ पे किया गया है रेखांकित। विकल्प हैं संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे किया गया है ना, पूरा पढ़ना है आपको। चिन्मय भोजन करके सो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी वाक्य में एक क्रिया का होना, एक क्रिया के बाद जब खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो उससे पहले वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो वह भोजन करके सो गया, यानी कि सो गया, यानी कि सोना किसके बाद है, भोजन करने के बाद। और हमने क्या देखा
कि जो दूसरी क्रिया है उसकी जो पहले जस्ट खत्म हुई है क्रिया उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अगर यहाँ पे दोस्तों ये अंडरलाइन सो गया होता, ये नहीं होता, तो उस केस में दोस्तों ये हो जाता कौन सा, संयुक्त क्रिया हो जाती। जब दो क्रिया क्या होती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। यहाँ पे सोना एक क्रिया है और गया एक क्रिया है, तो दोनों एक साथ हैं, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं हम द्विकर्मा क्रिया। जब किसी क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, द्विकर्मा क्रिया हो जाती है। जैसे कि हम बोलेंगे राजू ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है वो पढ़ाई है और यहाँ पे दो कर्म है, एक तो है छात्रों और दूसरा है हिंदी। तो जब क्रिया के साथ, किसी क्रिया के साथ दो कर्म हो तो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे अभी सहायक क्रिया की, तो सहायक क्रिया क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये मुख्य क्रिया है पढ़ाना, और जो रहा हूँ इसके साथ है ये हो जाएगी सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के साथ में जो अन्य क्रिया आती है सहायक के रूप में उसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। उम्मीद करता हूँ अभी इन चारों को समझ पाए होंगे हल्का हल्का, और बाकी आप एक बार इसको किताब में जाके अपना डाउट अवश्य क्लियर करिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, भोजन करके। अगला प्रश्न है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर निपात। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य भाग से दर्शाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, संबंध बोधक। संबंध आपका संबंध से ही लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये पानी जो है संज्ञा है और उसके जो इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे बता रहा है, वाक्य के बाकी बचे पार्ट से बता रहा है कि पानी के बिना जो है जीवन संभव नहीं है, या पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बाकी क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। समुच्चय बोधक आपको पता ही कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक, जिसमें हम क्या देखते हैं, और, परंतु, अथवा, की, है ना, ये सब आता है किसमें, समुच्चय बोधक में। निपात हमने देखा कि जब जिन शब्दों से किसी वाक्य में बल लगाया जाता है या फोर्स किया जाता है या क्या बोलते हैं उसको, जोड़ दे के बात की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं निपात। जैसे कि मैं बोलूँ राम ने चोरी की, ये एक सामान्य बात है। मैं बोलूँ राम ने ही चोरी की, राम ने ही, तो हम क्या कह रहे हैं, जोड़ दे के बात कर रहे हैं कि राम ने ही चोरी की है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जो ही है ये हो जाएगा निपात। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष, जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, दत्तचित्त, तैरने की इच्छा, तितीर्षु। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, विकल्प डी, तैरने की इच्छा को हम बोलते हैं क्या, तितीर्षा। तितीर्षा हो जाती है इच्छा, और जो इच्छुक है उसको हम बोलेंगे तितीर्षु, उसको बोलेंगे जो इच्छुक है, और इच्छा अगर बात आएगी तो तितीर्षा इच्छा हो जाती है। माइनर सा अंतर है, थोड़ा सा आपको 2-3 बार बोलेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तितीर्षा और तितीर्षु। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आपको पता ही है, सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आपको ये पांचों पता होने चाहिए, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। अगला प्रश्न है, मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है। मुंह का निवाला का अर्थ होता है, विकल्प, स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो ध्यान रखेंगे, मुंह का निवाला का मतलब होता है बहुत आसान काम होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंपल सा था। अगला प्रश्न है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, विकल्प, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विरोधाभास। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय में जो यहाँ पे इन विकल्पों में से पूछा जाए तो ये हो जाएगा अनुप्रास, और अनुप्रास में भी कौन सा हो जाता है, लाटानुप्रास। इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई वाक्य या शब्द की आवृत्ति हो जाती है
लेकिन केवल उसका क्या भाव बदल जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, लाटानुप्रास वहाँ पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पे लगभग वाक्य रिपीट हो गया है। दोनों में ही अंतर कितना है कि अगर आपका पुत्र कपूत है तो आप धन संचय करेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उसको ख़त्म कर देगा। और पूत सपूत है तो तब भी आपको धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए खुद ही संचित कर लेगा, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे केवल वाक्य सेम है, एक शब्द के बदलने से या लाइन के बदलने से सिर्फ भाव बदल रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा अर्थ नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है अनुप्रास, और अनुप्रास में भी लाटानुप्रास। बाकी यमक अलंकार आपको पता है कि जहाँ पे कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आता है लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा होते हैं। विरोधाभास हमने देखा कि जहाँ पे विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे विरोध, किसी वाक्य में हमें विरोध का आभास हो तो वहाँ पे विरोधाभास हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई लोग यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, लेकिन अब आज के बाद आप गड़बड़ मत करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ये इसमें बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बाकी इसमें अशुद्ध हैं। ध्यान रखें, शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्ति हैं? तुलसीदास, रसखान, रैदास, कबीरदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां हैं किसकी? विकल्प सी, रैदास जी की ये पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प बद्री नारायण, ज्ञान चतुर्वेदी, दया प्रकाश सिन्हा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी 2022 हिंदी के लिए दिया गया है बद्री नारायण को, और इनकी रचना भी है ये कौन सी? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। और ये क्या है? तो ये है कविता संग्रह। ज्ञान चतुर्वेदी का आपका पता है कि इनको मिला है अभी व्यास सम्मान दिया गया है इनको। इनकी रचना है पागलखाना। दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी मिला है 2021 का, और रचना कौन सी है? क्या है रचना? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, जो कि क्या है, एक नाटक इन्होंने लिखा है। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2022 किसको मिला है? बद्री नारायण। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2021 दया प्रकाश सिन्हा। ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है अभी 32वां व्यास सम्मान। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी करंट का ही प्रश्न है ये। आज का अंतिम प्रश्न, और आपको कमेंट करने के लिए भी एक प्रश्न है, तो उसको भी देखते हुए जाना और कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, सुमेलित नहीं है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे फटाफट से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा विकल्प डी, सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, ये लिखा है राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, राम कुमार वर्मा ने ये लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी रचनाएं सही हैं। कामायनी एक पुनर्विचार ये निबंध है मुक्तिबोध का। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, और साथ ही हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। ये आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको जो कमेंट करना है, कमेंट करने के लिए प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है राम बोला किसका बचपन का नाम था, ये आप कमेंट करके बताइए। साथ ही अपना डेडिकेशन भी दिखाइए। बाकी आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय एजुकेशन पॉइंट के साथ जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल शुक्रवार है, तो अगर आप यूकेपीएससी या यूकेएसएससी के एस्पिरेंट हैं तो कल जो उत्तराखंड सारांश के नाम से हमने एक 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को शुरू किया है, तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो कल तैयार रहेगा, 25 प्रश्न आएंगे, नोट करिएगा, उनको याद करिए। और दोस्तों बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।